गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आज आपका चैप्टर नंबर 4 जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। जो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट था, वैसे मैंने ग्रुप में भी भेजा था, लेकिन यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। तो ये जो पोल रिजल्ट है, ये आधारित था विलोपन विधि पर। तो इसका मतलब है कि जो आपसे 2 सवाल विलोपन विधि पे पूछे थे, उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं, उनके नाम है प्रियंका, साधना, रिया, शबनम, आरुषि, विनेश, शशि और प्रिया। ठीक है, और बाकी बच्चों ने भी पोल में आंसर किया, पोल में आंसर करने की कोशिश की। सही होता है गलत होता है ये अलग चीज है, लेकिन आप पोल में आंसर देने की कोशिश करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अब वैसे तो ये हमारी आज की क्लास का पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण के बारे में, लेकिन जो भी हम आज पढ़ेंगे उससे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपका एमसीक्यू में आए, चाहे वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे वो ट्रू फॉल्स में आए, लेकिन आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन उसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप कुछ भी गलत ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर लिखा गया है, बताइए ये क्या है, इसको आप क्या कहते हो? बहुपद। बहुपद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुपद। ये क्या है? तो ये हमारे लिए बहुपद है। जो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी के सभी क्या है? बहुपद है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक है ना, जिनके चरों की घात पूर्ण संख्या होती है, वो बहुपद होता है। वो क्या होता है? तो बहुपद की परिभाषा यही है कि यहाँ पे देखो ये x है, x की घात में 1 है, तो हम कहेंगे इसकी घात पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद बन जाएगा। इसकी घात में 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसकी घात में 1 है, पूर्ण संख्या। मतलब जिसकी भी घात में कोई आपके पास बीजीय व्यंजक लिख रखा है, और उस बीजीय व्यंजक की अगर घात पूर्ण संख्या होती है, चर की घात अगर पूर्ण संख्या होती है, तो वो बहुपद होता है। ठीक है, चलो तो ये बहुपद था। अब अगर हम क्या करें, इन बहुपदों में आगे जो है वो बराबर का निशान लगा दें, तो फिर ये क्या बन जाएगा? समीकरण। समीकरण। ठीक है, हमारे पास ये जो चीजें लिखी थी ये बहुपद थी, लेकिन जब हमने यहाँ पे बहुपद के आगे बराबर का निशान और बराबर के निशान के आगे कोई संख्या लिख दी, तो ये हमारे लिए समीकरण बन गया। क्योंकि समीकरण के पास 3 चीजें होती है। कौन कौन सी? तो एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है बराबर का चिन्ह। जहां पे भी आपको ये तीनों चीजें दिख जाए, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा समीकरण है। तो समीकरणों के ही बहुत से प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को पहचानना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसकी घात कितनी है, क्योंकि देखो नाम में ही लिखा है द्विघात, तो मतलब इसका कुछ जो है वो घात से कोई ना कोई रिलेशन है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण कह रहे हैं। तो द्विघात समीकरण का अगर पता लगाना है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि समीकरण की घात कितनी है। तो किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात उस समीकरण की घात होती है। मतलब किसी भी समीकरण में जो चर है, उस चर की जो सबसे बड़ी घात है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, किसी समीकरण में जो चर है, उस चर की जो सबसे बड़ी घात है, उसी को हम समीकरण की घात कहते हैं। तो बताओ फिर मुझे, पहले समीकरण में चर कौन और उसकी घात सबसे बड़ी कितनी है? चर x है और इसकी घात कितनी है? एक। एक है, क्योंकि यहाँ पे एक से बड़ा कोई था नहीं, तो एक है। ठीक है, तो अगर x की, चर की अधिकतम घात मतलब कि सबसे बड़ी घात अगर एक है, तो समीकरण की घात भी कितनी होगी? एक। एक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ चर कौन है और उसकी घात क्या क्या है? मैम चर एक्स और घात 2 है। 2 घात। चलो ऐसे लिखते हैं इसको, पहले x के पास घात में 1 है और दूसरे x के पास घात में 2 है। अब हमें देखनी है चर की अधिकतम घात। अधिकतम मतलब सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा कौन, 1 या 2? मैम 2। तो इसलिए समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? 2। 2। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि चर की जो सबसे, देखो चर यहाँ पे x था ना, x की घात यहाँ पर 1 थी, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, लेकिन हमें तो सबसे बड़ी वाली देखनी है। 1 और 2 में 2 बड़ा होता है, इसलिए हमने कहा कि अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो समीकरण की घात भी 2 ही होगी। चलिए आगे बताइए। मैम इसमें x और y चर और घात ठीक है, और सबसे बड़ी घात किसकी है? y की है, और वो कितनी है? 3 है। 3। ठीक है, तो हमारे समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी? 3।
तो ये हमने बस अभी घात निकालना सीखा, क्योंकि अगर आपको घात निकालना नहीं आएगा तो फिर आप आगे वाले जो सवाल है वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो। तो अब हम यहां से हमने देखा कि जो आपका समीकरण होता है, कैसा समीकरण, जिसमें जो है चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। पीछे हमने सीखा कि समीकरण की घात को निकालना कैसे है। अब यहीं से हमारा अगला टॉपिक निकल के आया कि समीकरण की घात निकालना सीख लिया। अब जिस जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 होगी, उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे लिखा है, पहले तो ये बताओ ये क्या है, ये समीकरण है कि मैम बहुपद है कि क्या है? समीकरण नहीं। समीकरण है ये, नो मैम। ये बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसके पास बराबर का निशान नहीं है। अब बराबर का निशान आप बोलोगे है तो है, पीछे देखो, पीछे तो बराबर लगा है, लेकिन ये बराबर का निशान नहीं माना जाता। ये तो ऐसा कह रहा है कि पी एक्स मतलब कि बहुपद एक्स में है, और वो कौन है, वो है यहां से यहां तक। इसके पास बराबर का निशान नहीं था, तो हम कहेंगे ये समीकरण नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ, ये बहुपद हुआ। कैसा बहुपद है ये, अगर मैं इसका पूरा नाम पूछूं तो? बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि जैसे आपने समीकरण की घात निकाली, वैसे ही आप बहुपद की घात का पता भी कर सकते हो। इसमें जो घात है सबसे बड़ी, इस बहुपद की जो घात है वो 2 है, तो हम कहेंगे ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, और ये सवाल, ये तो नहीं, बट आगे जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में भी आते हैं, फाइनल एग्जाम में। बस इतना ही आएगा, आपको एक चीज लिख के दी गई होगी, वो बोलेंगे पता करो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से सीखो। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने जो दे रखा है, ये क्या है, इसको क्या कहोगे? बिल्कुल, ये है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका जो घात है सबसे बड़ी वो 2 है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे द्विघात समीकरण का। समीकरण इसलिए क्योंकि इसके पास बराबर का निशान था। पहली चीज तो हमने ये देखा कि ये समीकरण है, फिर हमने देखा कि इसकी घात कितनी है, तो हमने कहा इसकी घात सबसे बड़ी 2 है, 2 से बड़ी यहाँ पे कोई घात नहीं थी, तो इसका नाम हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, आगे बताओ। द्विघात ये समीकरण ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमने चर देखा, चर की घात देखी, तो हम कहेंगे कि भाई ये भी हमारे लिए द्विघात समीकरण का ही काम कर रहा है, या द्विघात समीकरण ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, पहला जो ऑप्शन दिख रहा है, क्या ये द्विघात समीकरण है? यस मैम। मैम ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की घात में 2 है, सबसे बड़ी घात 2। देखो, द्विघात मतलब 2, आप बस इतना याद रखो। अब क्योंकि हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपकी नजर जानी चाहिए अपने समीकरण पर, समीकरण के चर पर। चर की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ा कुछ नहीं दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 थी, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये द्विघात समीकरण है। अगला बताओ। मैम समीकरण तो है, लेकिन क्या द्विघात समीकरण है? नो मैम। नहीं है। क्यों? कारण बताओ। इसकी घात 4 है। क्योंकि इसमें जो घात है, जो इस समीकरण की घात है वो 2 नहीं है, वो 4। घात 4 है। हाँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड को बाद में करेंगे, फोर्थ बताओ। मैम है समीकरण, द्विघात समीकरण। बहुपद है, समीकरण नहीं है। क्यों बेटा? मैम द्विघात। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये बराबर का निशान, ये समीकरण होगा। ठीक है, यस मैम। बहुपद तब होता है ना जब जब ऐसे लिखा हो, पी एक्स लिखा हो, क्योंकि पी का मतलब होता है पोलिनोमियल। इंग्लिश में बहुपद को पोलिनोमियल कहते हैं। अगर लिखा है पी एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर पोलिनोमियल की, मतलब की बहुपद की बात हो रही है। ठीक है, पी एक्स मतलब बहुपद, बहुपद मतलब पोलिनोमियल। चलो, तो ये समीकरण है, और इसकी घात में 2 था, तो द्विघात समीकरण है। अगला बताओ। मैम ये द्विघात तो क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसकी घात 3 है। मैम से बड़ा 3 है। चलो, इसकी घात है 3, इसकी जो घात थी वो 2 थी, तो हमने कहा कि द्विघात समीकरण हो गया। इसकी घात थी, वो भी 2 थी, तो हमने कहा भाई ये भी द्विघात समीकरण हो गया। अब बात करते हैं ऐसे सवालों की। अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो फिर क्या करोगे, बताओ जरा, है ये द्विघात समीकरण की नहीं? मैम है। बिना चेक किए? ठीक है, मैम चलो। ये क्योंकि इसकी घात 3 है।
कहाँ बेटा 3, 3 तो नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा है। चलो ठीक है, तो इसका पता लगाते हैं। ठीक है, इसका पता लगाना बहुत आसान है, इसको हमने बस अब हल करना है। मैंने यहाँ पे इसको ध्यान से देख लो फटाफट से, क्योंकि ऐसे सवाल आपको मतलब हाँ पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपकी शायद बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस है ना, शायद आप जो आपकी 4.1 है वो ऐसी ही है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। चलो, तो इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पर हमें दिख रहा था कि ये लग रहा है कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर, लग रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा कि यहाँ पे सर्वसमीका लग रही थी, तो मैंने सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। अभी मैं बिल्कुल फटाफट से इस्तेमाल करूंगी, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अभी आगे बहुत से क्वेश्चन है उसमें हम डिटेल में समझेंगे। अभी मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट में सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 टी स्क्वायर जमा का निशान 2 दूनी 4 टी जमा का निशान 1 जमा 4 टी बराबर में ये बन जाएगा 9 टी स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 टी जमा 1। इसको यहाँ से उठा करके इधर लेकर के आएंगे तो देखो 4t स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही था, यहाँ से 9t स्क्वायर आया तो माइनस का बन गया। ठीक है, माइनस का 18t आया वो जमा का बन गया, जमा का 1 आया वो माइनस का बन गया। और यहाँ पे पहले से कौन कौन था, तो जमा का 4t पहले से था, जमा का 1 पहले से था और जमा का 4t पहले से था, बराबर में 0। मतलब मैं इसको बस इन सभी को उठा करके मैं एक तरफ ले आई और मैंने इनको अब सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा माइनस का 5t स्क्वायर 4 4 8, 18 में 8 जोड़ो 26, 26t और 1 में 1 गया तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0 और ये हमारे पास जो भी है इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब अच्छा 0 9 यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सब बाद में बताऊंगी मैं किसी और सवाल में। ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि 9 ने गुणा भी करना था, तो 9 में से 1 गया तो माइनस का 8 आया। अभी भी हमारा ये अधूरा सवाल है, क्यों, क्योंकि हमें जो है वो पहली टर्म कभी भी माइनस में नहीं चाहिए होती। तो अगर मुझे इसे जमा का बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इसके साथ क्या करूं बताओ, माइनस से गुना। पिछली क्लास में किया था हमने बहुत बार। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, पूरे को माइनस से गुणा करा देंगे। पूरे को माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर जमा का 26t सॉरी जमा का नहीं, फिर सभी माइनस से गुणा करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 8 बराबर में 0। मतलब बस इतना था कि इन सवालों को आपको इस तरीके से हल करना पड़ेगा, फिर अंत में जो आपके पास आंसर आएगा इसको देख के आप पता करोगे कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। ठीक है, बताओ बताओ क्या मतलब, बताओ है कि नहीं है मैम। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि हाँ ये है। अब इसको हमने डिटेल में नहीं सीखा, क्योंकि मैंने बताया आगे बहुत से सवाल हैं उनको हम डिटेल में सीखेंगे, इनको इसको ज्यादा डिटेल में नहीं सीखेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी तक हमने ये सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। बाकी बच्चे भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि अभी आने वाला है क्वेश्चन पोल में, थोड़े से बच्चों आप लेट हो गए हो, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने द्विघात समीकरण के बारे में सीखा कि इसका नाम है द्विघात समीकरण। अगर इसका नाम द्विघात समीकरण है तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें सबसे बड़ी जो घात होगी, जो आपका चर है, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होगी। ठीक है, क्या होगा इसमें, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होगी, तभी इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो द्विघात समीकरण का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे चर है x और x की सबसे बड़ी घात है 2। दूसरा द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर है y और y की घात है 4, जबकि द्विघात समीकरण अगर बनना है तो घात में 2 होना चाहिए, सबसे बड़ा, 2 से बड़ा कुछ नहीं, पर यहाँ पे 2 से बड़ा 4 आ गया तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी द्विघात समीकरण है, इसको हमने पीछे सॉल्व करके पता लगा लिया। ऑप्शन नंबर 4 ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर यहाँ पे x है और घात में इसके 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण बन गया। और ऑप्शन नंबर जो
लास्ट था वो द्विघात समीकरण नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर है x और x की घात में है 3, तो ऐसे घात वाली चीजें हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं हम ध्यान से देखते हैं कि सबसे बड़ा अगर 2 है तो द्विघात समीकरण कहेंगे, अगर नहीं है तो नहीं कहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 2। तो अभी चलते हैं पोल की तरफ। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा सवाल है। सवाल यह है कि द्विघात समीकरण की घात निम्न में से कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर बी 2। जो भी आपको इसका आंसर लगता है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए, उसको पोल में ढूंढो और जा करके आंसर पोल सेक्शन में दे दो। ठीक है, कर दिया मैम। ओके मैम मैंने कर हाँ, दिया। जिन्होंने किया है वेरी कर दिया गुड। मैम। कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है, कर दिया मैम। हाँ, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। चौदह 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से आंसर कर लो, बहुत सिंपल सवाल है। 10 सेकंड का मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि बस इतना ही बताना है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि द्विघात समीकरण की जो घात होती है वो 2 होती है, तभी तो इसका नाम द्विघात समीकरण पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट मैंने ऑफ कर दी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। बताओ इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिसको आप द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, जो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आप सभी को पता है द्विघात समीकरण मतलब घात में 2, सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 2। तो अब ढूंढो जिसके पास ऐसा नहीं है और आंसर पोल में जाके दे दो। जल्दबाजी में गलत मत करना, सभी ऑप्शन को अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से देखो। जिसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते उसका पता लगाओ। ये क्वेश्चन सेम आपको एग्जाम में भी आता है कि बताओ कर दिया इसमें मैम। से, हाँ, कि बताओ इसमें से कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। आगे भी बहुत से सवाल करेंगे, आपकी बुक में प्रश्नावली भी है इसी पर आधारित, तो इसको अच्छे से सीखो। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, यहीं से नंबर बनते हैं। आप सोचोगे छोटा सा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, लेकिन 1 नंबर भी बहुत जरूरी होता है मैथ में। तो क्या मैथ के किसी भी एग्जाम में 1-1 नंबर बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन तो इतने अच्छे से हमें करना है कि गलत हो ही ना। ठीक है, कर दिया मैम। कर दिया मैम। ओके। अच्छा, आप मैम अगली मैंने भी क्लास वीरवार को है ना? हाँ चलो ठीक है। कर दिया मैम। ओके, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो वहीं पर। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन को टिक किया आप सभी ने? बी को। मैम बी। ठीक, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर है x और x की सबसे बड़ी घात है 2। ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर है x और x की सबसे बड़ी घात है 2। ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर है x और x की सबसे बड़ी घात है 2। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में चर तो x ही है, पर इस x की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है। कितनी है? 3 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा और इसी को हमने पहचानना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अभी के लिए चैट फिर से ऑफ हो चुकी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बताइए इनमें से किसको आप द्विघात समीकरण का नाम दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना, कौन द्विघात समीकरण है वो बताना है। त्रि नहीं द्वि, त्रि कहा आपने कि द्वि कहा? मैम द्विघात। हाँ, कौन द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे पोल अभी नहीं दिखेगा क्योंकि क्वेश्चन मुझे समझाना है थोड़ा सा। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करो, अपने सभी ऑप्शंस में अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला लग रहा है कोई, या बीजीय सर्व समीकरण ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा कुछ लग रहा है, तो भी उसको इस्तेमाल करो, उसको यूज करो, तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, कौन इसमें द्विघात समीकरण है उसको ढूंढ के निकालना है। अच्छे से ऑप्शंस देख लेना और पोल में आंसर दे देना। चलो अच्छे से करना सोच समझ के, क्या पता है क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए फिर, तो इसलिए अच्छे से कर लीजिए। कर दिया। ओके कर दिया मैम। ओके ठीक है। जिसको द्विघात समीकरण का नाम दोगे उस पे टिक करो। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है ठीक है, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, किसको द्विघात समीकरण कहोगे उसको ढूंढ के निकालो और आंसर पोल में दे दो। ओके, चलो अभी बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, माइक ऑन करके यस बोलिए। यस मैम। ठीक है, साधना, और साधना के अलावा कोई? अच्छा, अभी जिसने आंसर कर दिया है वो अब अपना हैंड रेज करो। ठीक है, शशि, प्रियंका, सोनिया, खुशी, विनेश, तमन्ना, हेमलता, स्नेहा, प्रीति, ये बच्चे आंसर दे चुके हैं। साक्षी, निशा, हिमांशु, रिया, भावना, प्रियांशु, सुनील जी के नाम से जो है, काजल, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे बच्चों? सभी आंसर दे दीजिए फटाफट से पोल में, किसको द्विघात समीकरण कहोगे। हाँ, अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो, जिस काजल ने हैंड रेज कर दिया, काजल ने आंसर दे दिया था, स्नेहा ने भी कर दे दिया दिया मैम। है। ओके, साधना हैंड रेज कर लो। साक्षी, निशा, हिमांशु, रिया, प्रियांशु, पोल में आंसर दे दीजिए बच्चों, फटाफट से आंसर दे दीजिए पोल में। गलती से। कोई बात नहीं, अभी गलती से होगा तो कोई बात नहीं, उसको हम सुधार देंगे, पर पोल में आंसर दे दिया है इतना बताओ। अगर पोल में आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो, हाथ हाथ बना होगा नीचे, उस पर क्लिक करो। हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु एंड निशा, साक्षी, प्रियांशु। ठीक है, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। बताइए अपना अपना आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर बी और सी को देखें, हाँ बी और सी को देखें, तो इसकी घात में सबसे बड़ा 3 था। ठीक है, तो वो तो नहीं चाहिए, तो इसलिए ये गलत। इसकी घात में भी 3 है, तो ये भी नहीं चाहिए, इसलिए ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर ही हमें चाहिए होता है, मतलब एक्स
जिसकी घात में 2 हो वही तो हमें चाहिए होता है, तो ऐसा ये बन जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में कि क्या होता है किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं बहुपद वाले चैप्टर में, स्टैंडर्ड फॉर्म बेस को हम कहते हैं। तो मानक रूप होता है कि हमारा जो द्विघात समीकरण है वो दिखने में कैसा होगा। तो दिखने में वो कुछ इस तरीके का होगा, ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। ठीक है, ये है हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप। और यहाँ पर जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a b c क्या है, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताओ, पिछले क्लास में पढ़ा है, बहुत सी क्लासेस में पढ़ा है हमने, क्यों हम a को 0 के, हाँ एक्स की 2 मैम की इस वैल्यू ऐप 40 कम हो जाएगी। ठीक है, प्रियंका ने बताया। अब आप भी कुछ कह रहे हो शशि, आप भी कब बता दो। मैम ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कहाँ लिखा है सहभाज्य, वास्तविक संख्या है ये, वास्तविक। जो ए बी और सी है ना वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं होती हैं रियल नंबर, जिसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी बताओ, किसको याद है वास्तविक संख्याओं में किस तरह की संख्याएं आती हैं? माइनस, प्लस और 0। सिर्फ इतना ही, फटाफट बताओ फटाफट। मैम वास्तविक संख्या। हाँ, वास्तविक संख्याओं में किस तरह की संख्याएं आती हैं? जैसे परिमेय संख्या में p बटा q आती है परिमेय संख्या में, वैसी वास्तविक संख्याओं में क्या आएगी? पॉइंट, सिर्फ पॉइंट वाली, रूट में भी रूट वाली भी आती है। और ठीक है, अगर शॉर्टकट में कहें तो सारी संख्याएं, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो आपका परिमेय हो, अपरिमेय हो, दशमलव हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, पूर्णांक हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, जैसी भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए बी और सी की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो। आप रूट वाली संख्या लिख लो, आप बटे वाली संख्या लिख लो, आप दशमलव वाली संख्या लिख लो ए बी सी की जगह पर, ठीक है, आप 0 लिख लो, किसकी जगह पे, बी और सी की जगह पे 0 लिख दो, बस ए की जगह पे 0 मत लिखना। क्यों मत लिखना? तो इसका आंसर प्रियंका ने बिल्कुल सही बताया। अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जमा सी बराबर है 0 में ए की जगह पे अगर 0 लिख देंगे तो ये जो है 0 एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर जाएगा। अब 0 किसी के साथ अगर गुणा करता है तो वो तो पूरी की पूरी चीज खुद 0 बन जाती है ना। तो ये 0 बन के कट गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज बच गई। तो क्या इसको द्विघात समीकरण कह पाएंगे? नो मैम। क्योंकि इसमें घात 1 है। अब घात 1 वाले को तो द्विघात नहीं कहते, तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, ये द्विघात नहीं रहेगा। इसलिए ये बार बार कह रहे हैं कि ए की जगह पे कुछ भी लिखो, कोई सी भी संख्या लिखो, बस 0 मत लिखना, ठीक है। अगर 0 लिखोगे तो फिर पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो एक और चीज बताई गई है, ए जो है वो x की घात 2 का गुणांक है। गुणांक का मतलब होता है जो गुणा कर रहा होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब है कि x की घात 2 के साथ कौन गुणा कर रहा है? तो a गुणा कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि x की घात 2 का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और मुझे बताओ c किसका गुणांक है? ये मैंने यहाँ पे c लिखा है, c के साथ यहाँ पर कौन गुणा कर रहा है? कौन सा? 0। अगर 0, अच्छा, पर अगर 0 गुणा कर रहा तो ये तो 0 हो जाता। आप कह रहे हो x की घात, हाँ बोलो बोलो। x की घात 0, x की घात 1, x की घात, देखो अगर x की घात 1 गुणा करता ना तो तब तो ये cx आता, ठीक है। x की घात 0, मुझे बताओ x की घात 0 कितने के बराबर होता है? 0 के। अगर x की घात 0 के बराबर होता तो c गुणा 0 होता, और c तो खत्म हो चुका होता, c तो होता ही नहीं। x की घात 0 1 के बराबर होता है, इसलिए c ने x की घात 0 से गुणा किया। x की घात 0 1 के बराबर है, c ने मतलब 1 के साथ गुणा किया, c ने 1 के साथ गुणा किया तो c एकम c आ गया,
ठीक है, इसमें ज्यादा इतना डीपली सोचने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि c यहाँ पे x की घात 0 के साथ गुणा कर रहा है, क्योंकि किसी की भी पावर में, किसी की भी घात में अगर आप 0 लिखते हो तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। 10 की घात में 0 लिखूंगी 1 बन जाएगा, 100 की घात में 0 लिखूंगी 1 बन जाएगा, 58 की घात में 0 लिखूंगी ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, किसी के सिर पे घात 0 हो तो वो 1 के बराबर बन जाता है। तो ये है पूरा मानक रूप आपके द्विघात समीकरण का। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। तो अब यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है कि ये एक द्विघात समीकरण है और ये इसके मानक रूप में लिखा हुआ है, यहां से a b और c की वैल्यू बताओ। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू -5, C की वैल्यू 4। ठीक है, a की वैल्यू है यहाँ पर 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हमने सीखा है, ये हमने पिछले क्लासेस में जो हम कर रहे थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तब भी हमने सीखा था कैसे वैल्यू निकालते हैं a1 b1 c1 वगैरह वगैरह की, तो इसको इतना डीपली नहीं सीखेंगे। चलो फिर से वही सवाल आ गया कि अगर यहाँ पे ये जो लिखा है क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ या ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नहीं, क्यों? नो मैम, क्यों नहीं? क्योंकि जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो x की घात 2 के साथ 0 ने गुणा कर ली। अब अगर 0 ने गुणा कर ली तो ये पूरी की पूरी चीज तो 0 बन गई। ठीक है, तो हमारे मैम आपने बताया था। हाँ, ये तो पूरी कट हो गई, हमारे पास सिर्फ इतनी चीज बच गई और ये तो द्विघात समीकरण नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि a को अगर 0 कर दें तो क्या द्विघात समीकरण रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नो, नहीं। ओके मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने इसके मानक रूप में लिखना है, फिर क्वेश्चन सीधा आपको पोल में मिलेगा, तो इसको अच्छे से सीख लीजिए। पहले यहाँ पे लिखा है y माइनस का y स्क्वायर बराबर में 5। बताओ सभी, इसको अपने अपने कॉपी पर मानक रूप में इसको लिखो, पहले कोशिश करो लिखने की, फिर मुझे आंसर बताओ। साइन सब कुछ बदल बदल के, ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि साइन बदले जाने चाहिए तो बदल देना, फिर मुझे बताओ फाइनल आंसर। मैम y स्क्वायर माइनस y बराबर में 5। नहीं बेटा, मानक रूप में लिखना है ना। मैम y स्क्वायर माइनस y प्लस माइनस वाई स्क्वायर नहीं, माइनस वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, मैंने कहा वही, अगर पहला पद माइनस में आ रहा है तो उसको जमा में बदल के पूरा फाइनल आंसर बताओ। y 5 माइनस y y 5 तो 5 माइनस y। अच्छा चैट में लिख लो, ऐसे तो फिर नहीं पता लगेगा मुझे किसी का भी आंसर। मैम y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y माइनस 5। मानक रूप देखो ना, मानक रूप क्या होता है? मैम y स्क्वायर माइनस y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, मानक रूप पहले तो देखो, ये y में है तो इसका मानक रूप क्या होगा? a y की घात 2 जमा b y जमा c बराबर में 0, क्योंकि ये समीकरण y में है तो इसका मानक रूप ऐसा हो जाएगा y वाला। वैसे तो मानक रूप x में लिखते हैं, पर मैंने बस यहाँ पे इसको y में लिख दिया। अब हमने इसको ऐसा बनाना है, तो जो आप कह रहे हो उसमें तो आप मतलब इनको अलग अलग जगह रख रहे हो, बराबर के बाद तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि इसको उठा करके इधर ले और 5 को मैं इधर लेके गई तो ये क्या बन गया? y ऐसे कैसा रहा, माइनस का y स्क्वायर ऐसे कैसा रहा, 5 यहाँ पे जमा का था, इधर आया तो माइनस का बन गया और बराबर में 0। अभी भी ये ऑर्डर में नहीं है, क्रम में नहीं है। क्रम कहता है स्क्वायर वाली चीज को पहले लिखो। तो अब हमने y स्क्वायर को पहले लिखना है, पर हमने देखा कि अरे हमारा जो y स्क्वायर है उसका साइन तो माइनस का है, तो माइनस y स्क्वायर। ठीक है, y जमा का था तो y को जमा का ही रहने दो, 5 माइनस का था उसको माइनस का ही रहने दो और बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें तो भाई अपना पहला पद माइनस में नहीं चाहिए, तो इसको फिर गुणा कर दो।
अगर हमें माइनस वाली चीज को जमा का बनाना है तो उसको हमें माइनस से गुणा करना पड़ता है। माइनस से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस बन गया, जमा का वाई स्क्वायर आ गया। इस माइनस ने जब इससे गुणा की, जमा का वाई स्क्वायर। इस माइनस ने जब आगे गुणा की तो प्लस माइनस माइनस का वाई। इस माइनस ने जब आगे गुणा की तो माइनस माइनस प्लस का 5 बराबर में 0। तो ये हो गया इसका मानक रूप, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इसका मानक रूप बन चुका है। मानक रूप में लिख लिया। अब अगर यहीं पे मैं सवाल को बढ़ा दूं और आपसे पूछूं कि चलिए ए बी और सी की वैल्यू बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू 5 है, प्लस 5। ए के सॉरी ए है, ए होता है वाई स्क्वायर का गुणांक, मतलब जो वाई स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा होता है वो ए की जगह पे होता है। कोई गुणा नहीं कर रहा था, पर हमें पता है जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा एक होता है। तो हमने लिखा ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -1 है, सी की जगह पर 5 है। बी की जगह पे -1 क्यों? क्योंकि वाई के साथ जब माइनस का 1 गुणा करेगा तभी वो माइनस का वाई बनेगा, है ना। अगर मैं -1 के साथ गुणा करवाऊंगी वाई को तभी तो माइनस का वाई बनेगा। अगर मैं 1 की गुणा कराऊं वाई से तब तो फिर वो पॉजिटिव का वाई ही रहेगा। तो यहाँ पे वाई से गुणा कर रहा है -1, इसलिए उसका निशान माइनस का है। ठीक है, तो चलिए अभी एक सवाल करते हैं, पोल में ही उसको हम करेंगे। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और आपके सामने आ चुका है अगला सवाल। आपसे बस यहाँ पे सिंपल चीज पूछी गई है कि बच्चों अगर ए जो है वो 0 के बराबर है तो हमें बताओ, अभी पोल नहीं ओपन होगा, ठीक है, तो हमें बताओ कि ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? अगर ए को ए की जगह पे हम 0 लिख दें तो क्या ये द्विघात समीकरण बन पाएगा? अगर आपको लगता है कि हाँ बन जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। अगर लगता है कि नहीं बन पाएगा तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा। चलो अगर ए को 0 के बराबर कर दे तो क्या ये द्विघात समीकरण, ओके, तो क्या ये द्विघात समीकरण बन सकता है? अगर बन सकता है तो ए पे टिक करो, अगर नहीं बन सकता तो बी पे टिक करो। मैम इसमें क्या बताना है? इसमें ये बताना है अगर ए की जगह पर हम 0 लिख दें, ठीक है, तो क्या ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0, ये द्विघात समीकरण बन पाएगा? अगर आपको लगता है हाँ ए को 0 रखने पे ये द्विघात कर दिया समीकरण बन पाएगा तो ए पे टिक करो। अगर लगता है कि नहीं बन पाएगा तो बी पे टिक करो। ठीक है, हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड। 18 बच्चे क्लास में हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं, बस हाँ या ना जवाब देना है। 10 9 8 ओके, एक मिनट। 7 6 5 4 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा भाई पोल सेक्शन में ही। अगर मैं ए की जगह पे 0 लिख दूं, मैम बी आएगा। ठीक है, मैम बी। मैम बी। तो ये आपकी जो स्क्वायर वाली टर्म है वो तो खत्म हो जाएगी। अच्छा एक मिनट रुकना। जुकाम हो गया, बार बार छींक आ रही है। ठीक है,
तो ए वाली सॉरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो 0 हो जाएगी 0 से गुणा करने पर, तो ये तो खत्म हो गया। अब अगर ये खत्म हो चुका है तो हमारे पास सिर्फ इतनी सी चीज बचेगी जो है bx जमा c बराबर है 0, जिसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। देखो मैंने आपको ये पीछे 2 बार चीज बताई थी, है ना, फिर भी आपने याद क्यों नहीं रखा? याद रखो ना, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, 2 बार ये चीज हमने डिस्कस की थी कि अगर a 0 हो जाता है तो फिर ये खत्म हो जाता है जब स्क्वायर वाली घात 2 वाली टर्म ही खत्म हो गई, घात 2 वाला पद ही खत्म हो गया, तो वो द्विघात समीकरण कैसे कहलाया जाएगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो करते हैं एक और सवाल। तो यहाँ पे हमने अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं बड़े वाले वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से हमारे बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, मतलब डायरेक्टली पता लग सकता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, पर कंफर्मेशन नहीं होगी, आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। जैसे यहाँ पे देख के तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये जो है वो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन मुझे इसको हल करना पड़ेगा पूरी कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, पूरा कंफर्म करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में माइनस का है 2 और साथ में ब्रैकेट है 3 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो अच्छे से सीखना, क्योंकि आपको ये स्टेप्स कहीं भी कभी भी इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, इसलिए हर एक चीज को, हर एक स्टेप को बिल्कुल अच्छे से सीखने की कोशिश करना। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना। तो ये हमारा सवाल मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। अभी हमने देखा कि ये वाली चीज तो नॉर्मल थी, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऐसे का ऐसा, पर हमने देखा कि बराबर है कि इस बार 2 जो है वो ब्रैकेट लगे हैं। अब इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि ये गुणा कर रहे हैं। अब हमने पिछली ही क्लास में अपना जो हमने जब प्रतिस्थापन विधि कह लो या विलोपन में तो नहीं, पर प्रतिस्थापन विधि में ये बहुत बार देखा था कि अगर कोई चिन्ह बाहर होता है, मान लो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया 3 माइनस एक्स और बाहर मान लो माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन क्या करता है, बारी बारी से दोनों के साथ अंदर गुणा करता था कि नहीं करता था? बताओ। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि ये जो हमारा ब्रैकेट लगा है इसके बाहर एक चीज लिखी गई है जो कि माइनस का 2 है, तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखी गई हो और वो उसके साथ गुणा कर रही हो, मुझे कैसे पता ये आपस में गुणा कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। अगर इनके बीच में जमा हो रहा होता तो बीच में जमा का निशान होता, अगर इनके बीच में माइनस हो रहा होता तो बीच में माइनस का निशान होता, भाग कर रहे होते तो भाग का निशान होता या बटे में लिखा होता, लेकिन कोई साइन नहीं था, तो मुझे पता चल गया कि आपस में गुणा कर रहे हैं। तो गुणा कैसे करेंगे? ऐसे ये भी गुणा करेगा कि पहले हमारा ये जो माइनस का 2 है ये 3 के साथ गुणा करेगा, फिर यही माइनस का 2 माइनस के x के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको गुणा करना बता दिया, कौन किससे करेगा। उत्तर आप बताओ क्या उत्तर आएगा, मतलब इसको गुणा करके। माइनस के 2 ने जब 3 के साथ गुणा की तो क्या आया? -6 -6। और -2 ने जब माइनस के x के साथ गुणा की, जमा का 2x। बिल्कुल। चलो, तो अब हमने इसको लिख दिया। अब फिर से हमने इसको इसके मानक रूप में लेके आना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैंने इसको ऐसे कैसे रहने दिया। अभी जो ये बराबर है कि उस तरफ चीजें लिखी गई हैं, इनको उठा करके हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सारी चीजें बराबर के एक तरफ ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 6 था, इधर आया तो जमा का 6 बन गया, जमा का 2x था, इधर आया तो माइनस का 2x बन गया और बराबर में आ गया 0। अब मुझे बताओ क्या मैं इन दोनों को माइनस कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो आंसर में क्या आएगा? नो मैम। नो मैम। पक्का इनको माइनस नहीं कर सकते? नो मैम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इनको हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस करने का भी एक रूल होता है, एक नियम होता है। वो नियम कहता है कि अगर आपके पास जो चीजें हैं, देखो ये 2 चीजें हैं ना, पहली ये दूसरी ये, इनको मैं सॉल्व करना चाह रही थी, तो मुझे 2 चीजें देखनी पड़ेगी। पहले मुझे देखना पड़ेगा इनके पास चर कौन है, दूसरा मुझे देखना पड़ेगा कि उस चर की घात कौन है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपको छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ वो आपको बहुत बार काम आएंगी, इसलिए हर एक चीज को अच्छे से सुन लो। जैसे कि ये वाली चीज भी आपको बहुत जगह काम आने वाली है, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है,
अगर आपने कभी किसी चीज को जमा करना है या माइनस करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास जो चर है और उस चर की जो घात है वो कैसी है। अगर तो वो बराबर हुई तो आप जमा कर सकते हो, घटा सकते हो, लेकिन अगर एक भी चीज अलग निकली तो ना तो जमा कर पाओगे ना तो घटा पाओगे, उसको जो है वो ऐसे के ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x में चर कौन है? एक्स है। चर तो दोनों का बराबर, चर तो दोनों का बराबर आ गया था, लेकिन अगर मैं इनकी घात की बात करूं तो एक्स की घात 2, एक्स के बाद यहाँ पे कितनी घात है? 2 मैम 2 और इसके बाद 1 मैम 1 तो इसमें क्या हुआ, चर तो बराबर था लेकिन घात बराबर नहीं थी, इसलिए हम इनको ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते। तो इसको मुझे एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे कैसा ही लिख लेती हूँ। लेकिन एक्स स्क्वायर की तरह तो यहाँ पे कोई नहीं था, पर क्या माइनस के 2x की तरह कोई है? यस मैम, -2x भी है। मैम -2x। ठीक है, इस माइनस के 2x की तरह माइनस का ही 2x है, तो इनको हम आपस में हल कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इसके पास भी x, इसके पास भी x, चर दोनों के पास बराबर था। इसकी घात में भी 1, इसकी घात में भी 1, दोनों की घात भी बराबर है। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं या जमा कर सकते हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है समान पद। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समान है। समान पद की पहचान यही होती है कि चर भी बराबर हो, चर की घात भी बराबर हो, तो आप उनको हल कर सकते हो। एक्स स्क्वायर की तरह कोई नहीं था तो एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने दो। माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं इनको जोड़ दूंगी, ये बन जाएगा 4x और साइन आएगा माइनस का ही, जमा का 6 ऐसे का ऐसा, बराबर में 0। तो अंत में मेरा उत्तर ये आया। अब इसको देख के मुझे बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैम है। हम कहेंगे कि हाँ, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे अगर समय बचता है तो। चलो, अगला सवाल है x की घात 2 जमा का 2x जमा का 1 बराबर में x माइनस 1 और घात में 2। पहले तो आप मुझे बताओ, जिस तरह से आप इसको देख पा रहे हो, आपको क्या लगता है ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा, क्यों? मैम होगा। जिसने नहीं कहा वो बताओ क्यों नहीं होगा। चलो, तो इसका भी पता लगाएंगे हम कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व करके। सबसे पहले हमने देखा कि फिर से वही चीज, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है करने को, तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, बराबर का निशान। और यहाँ पे कुछ है, सर्वसमीका सी लग रही है, तो सर्वसमीका लगा लेते हैं। कौन सी सर्वसमीका लग रही है बताओ? a माइनस b -b होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, इस सर्वसमीका को कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर, आगे माइनस b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b स्क्वायर मैम प्लस का b स्क्वायर। मैम प्लस का, b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab और जमा का बी स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका को इस्तेमाल करना है ना, तो पहले तो भाई सिंपल सी चीज करो ताकि क्वेश्चन में गलती ना हो। बताओ ए की जगह पे कौन और बी की जगह पे कौन? a की जगह इसको देख के बताओ, ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, x है मैम, a की जगह पर और बी की जगह पर 1 है। बी की जगह पे नहीं, -1 नहीं, मैम माइनस नहीं, ओनली 1 सिर्फ एक, ओनली 1। क्योंकि ये जो माइनस हमें यहाँ दिख रहा है, ये सर्वसमीका वाला माइनस है। ठीक है, ये एक का माइनस नहीं है। तो जब भी कंपेयर करो, इन सवालों में कभी भी कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करना है, जो आगे लिखा है वो a, जो पीछे लिखा है वो b, साइन को बिना देखे। तो यहाँ पे जो b की जगह पे है वो -1 नहीं होगा, वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब सर्वसमीका लगाते हैं। a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, माइनस का निशान, 2 गुणा a मतलब 2 गुणा x, गुणा b मतलब गुणा 1। समझ आया ना? 2 के साथ गुणा किया a को, फिर b को, फिर जमा का निशान, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं।
ये वाली चीज फिर से ऐसी की ऐसी ही रहेगी, एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 1 बराबर का निशान लगा दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, बताओ इसको गुणा करके कितना आया? -2x -2x, आगे प्लस 1 का जमा का 1, बिल्कुल। अब हमने सबको उठा के उधर लेके जाना है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर पहले का था और जमा का 2x था, जमा का 1 था। यहां से एक्स स्क्वायर वहां जा रहा है तो क्या होगा, कैसा बन जाएगा ये? माइनस का। मैम माइनस और 2x कैसा बन जाएगा? जमा का प्लस जमा का। और 1 कैसा बन जाएगा? माइनस का माइनस माइनस का। और बराबर में कितना? तो बराबर में 0। जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर के समान कोई पद है? यस Yes, मैम। कौन है वो? ये कौन है वो? एक्स स्क्वायर ही है। तो यहाँ लिख सकते नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, कौन है बताओ, साइन के साथ बताओ। माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर के समान है माइनस का एक्स स्क्वायर, इनके चर भी सेम, इनकी घात भी सेम, तो साथ में लिख दिया। उसके बाद 2x की तरह कौन है? जमा का 2x ठीक है, जमा का 2x। जमा का 2x। जमा का ही 2x है तो इसको हमने 2x ऐसे का ऐसा लिख दिया। और 1 की तरह कौन है? 1 माइनस 1। माइनस का 1, ठीक है, बराबर में 0। अब देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करना है तो उत्तर में क्या आएगा? 0 0, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये वाली टर्म ही पूरी की पूरी खत्म हो गई, 0 आ गया, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। जमा का 1 और माइनस का 1 है, ये भी आपस में कट गए, एक में से एक गया 0। जमा का 2x जमा का 2x जमा करेंगे तो 4x आ जाएगा, हमारे पास बच गया 4x बराबर में 0। क्या इसको द्विघात समीकरण कहोगे? नो नो मैम मैम। नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो उत्तर था वो था कि नहीं, ये जो सवाल है, ये जो सवाल ऊपर दिया गया था, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बेशक हमने इसको जब सॉल्व किया तो मतलब अगर जब हम इसको ऐसे ही देख रहे थे तो लग रहा था कि हाँ घात में देखो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, सबसे बड़ी घात 2 है। पर जब इसको सॉल्व किया तो देखा कि नहीं, दिखने में ये द्विघात समीकरण लग रहा था, लेकिन असल में ये द्विघात समीकरण नहीं था। नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी इसी तरह का एक सवाल करेंगे पोल में, क्योंकि पूरे 7 मिनट है हमारे पास, तो जो कि आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सर्व समीकरण अगर आपको आती है, अगर आपको बराबर से उठा के उधर भेजने आते हैं तो आप इन क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको फटाफट से लिख देती हूँ। ये कह रहे हैं x की घात 2 जमा का 3x जमा का 1 बराबर में x माइनस 2 और इसकी घात 2, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अभी इसको सॉल्व करो, सर्व समीकरण वगैरह जो भी लगानी है लगा लो, और फिर आराम से आंसर करना है पोल में, क्योंकि पोल अभी आपको नजर नहीं आएगा, पोल आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। तब तक इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चलो हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, पूरे 5 मिनट है। अगर आपको थोड़ा और समय चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। सभी की चिंता मत कीजिए, सॉल्व कीजिए। कर दिया मैम। ओके, ठीक है। अच्छे से देखो, दिखने में कैसा लग रहा है, लेकिन जब हल करेंगे तो क्या पता कैसा हो, है ना। बिना सॉल्व के तो पता नहीं लग पाएगा।
क्योंकि हमने 2 सवाल पढ़े, एक में लग रहा था कि होगा और सच में हुआ, लेकिन एक में लग रहा था कि द्विघात समीकरण होगा, बाद में जाके पता चला कि नहीं भाई ये तो द्विघात समीकरण नहीं था। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी देख के जज नहीं करना है, हल कर लो। ओके, बिल्कुल सिंपल है। देखो बच्चों वाली सरल समीकरण लगानी है, बिल्कुल छोटी सी, जो 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ओके, सरल समीकरण लगा के बराबर है कि उस पार लेके जाओ सभी को, फिर जो कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको बचा के रखो और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है या नहीं है ये आपने बताना है। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। और सच में ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहां पे आया होगा, ऐसा लिखा होगा कुछ और आपसे पूछा होगा बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अगर आप सॉल्व नहीं करोगे यहाँ पर तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कर दिया। ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर लिया है शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अभी कौन है जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसको थोड़ा समय और चाहिए? कोई नहीं है, चलो तो फिर 10 सेकेंड्स का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल मैंने कर दिया है एंड और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में ही। तो बताओ हाँ होगा कि ना होगा? ठीक है, इसका आंसर है नहीं। क्यों? तो फिर से वही चीज जैसे हमने पीछे किया, जैसा हमने पीछे किया बिल्कुल वैसे ही तो है। x की घात 2 को ऐसे कैसा लिख दिया, जमा का 3x ऐसे का लिख दिया, जमा का 1 ऐसे कैसा लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4x और जमा का 4। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 यहीं पे रहने दो, इन सबको उठा करके इधर लेके आओ। तो जब x स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, 4x माइनस का था ये जमा का बन जाएगा, 4 जमा का था ये माइनस का बन जाएगा, बराबर में लग जाएगा 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बस इतना ही करना था, इसका ये करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही कट गया, हमारा जो समीकरण है उसकी जो द्विघात ही खत्म हो गई, 2 घात वाली संख्या ही खत्म हो गई, तो कैसे द्विघात होगा? तो आगे हल नहीं भी करते तो भी पता चल जाता, पर अब क्या है तो हल कर ही लेते हैं। 4 जमा 3 7x और 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बराबर में 0। ये हमारा आंसर आता है इसको हल करने पर। और हम देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ये वाली चीज भी द्विघात समीकरण नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था, बाकी इसमें बहुत से सवाल हैं जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एंड बाय। अच्छा अभी रुको रुको रुको, वीरवार को आपको छुट्टी है। ठीक है, वीरवार को आपकी जो है अवंती की तरफ से क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि उस दिन ईद है। ठीक है, सभी नोट कर लेना भाई, वीरवार के दिन क्लास नहीं है। तो मिलते हैं अब हम शनिवार को। ओके मैम। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं अब शनिवार की क्लास में।